हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम चलते चलते कहाँ तक आ गए। हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अपना एक पेपर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंटरनेट को और महाविद्यालय की डायरेक्टर मैम को कि उनके प्रयासों से ही ये डिजिटल शिक्षा का जो सिलसिला चला और पूरा का पूरा कोर्स जो है इसी शिक्षा के माध्यम से हम लगभग पूर्ण करने जा रहे हैं। जैसा अभी तक कोई यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन नहीं आई है कि आगे कब कॉलेजेस खुलेंगे, तो विद्यार्थियों की शिक्षा का नुकसान न हो उनकी इस शिक्षा की भरपाई करने के लिए डायरेक्टर मैडम ने हमें इस माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया और हम जुड़े। और जुड़ने से देखिए हम कहाँ तक साथ आ गए कि अपना पेपर 2 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था भारतीय राज्य व्यवस्था, उसे पूर्ण कर चुके हैं। मैं पहले भी आपसे अनुरोध कर चुकी हूँ कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आपने अभी तक जितने भी नोट्स उतारे हैं और जितनी भी वीडियोस आपने शेयर की हैं, देखी हैं, उनमें से यदि कोई सा भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे पूछने का मुझसे पूछिए, बेहिचक पूछिए, मैं आपको पुनः समझा दूंगी। तो आज हम फिर से अपना नया एक पुस्तक जो है दूसरा पेपर यानी पेपर फर्स्ट, हम पेपर सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। कंफ्यूज ना हो कि हमने पहले भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी है और अब जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, या फिर कुछ राइटर्स ने से विश्व के प्रमुख संविधान के नाम से अपनी अपनी पुस्तकों को प्रकाशित किया है। जैसे मैं पुखराज जैन की पुस्तक से पढ़ाती हूँ, BL फड़िया की पुस्तक से पढ़ाती हूँ, तो इन्होंने इसी नामों से प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं और पुखराज जैन ने विश्व के प्रमुख संविधान के नाम से इसे नामांकित किया है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस पेपर में हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी विश्व के प्रमुख संविधान हैं उनके बारे में हम विशिष्ट जानकारी हासिल करेंगे। जैसे विश्व का प्रमुख संविधान, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, चीन का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और जापान का संविधान, ये विश्व के प्रमुख संविधान है, उनके बारे में हम विशिष्ट जानकारी हासिल करेंगे। मैंने आपको पहले पेपर सेकंड पढ़ाया, क्यों? क्योंकि उस पुस्तक में पूरा का पूरा भारत का संविधान का वर्णन है। यदि हम अपने देश को पहले अच्छे से समझ लेंगे, हम अपने आप को, अपने देश को पहले अच्छे से समझ लेंगे, तो दूसरे विश्व के संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम अधिक श्रेष्ठता से कर पाएंगे। तो हम अपनी पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था को पूर्ण कर चुके हैं और अब नई पुस्तक जिसका नाम है विश्व के प्रमुख संविधान को हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसका फर्स्ट लेसन है ब्रिटेन का संविधान। क्या नाम है पेपर का? तो विश्व के प्रमुख संविधान, और लेसन का नाम है ब्रिटेन का संविधान। यह वही ब्रिटेन है जिसकी चर्चा हम भारतीयों की जुबान पे हमेशा रहती है। ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसने हमें बहुत लगभग 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा था, उसी ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनाकर भेजा था, जिसको एक अधिकार प्रदान किया था कि वह ब्रिटेन और भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। पुनः अपनी मेमोरी पे जोर डालें तो आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के पेजेस में ही हमने इन सब बातों का वर्णन किया है कि 1600 ईस्वी में यहाँ पर हम आए थे भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में ब्रिटेन के लोग, और फिर उन्होंने 1600 से लेकर 1700 तक 1750 ईस्वी तक इतना अधिक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
ये बहुत ही शक्तिशाली कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 1750 से लेकर 1850 तक जो उन्होंने शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया, तब से लेकर भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया और उसी ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सब इसकी सामान्य जानकारी थी, क्योंकि विदेशी राष्ट्र के बारे में हम केवल नामों से परिचित होते हैं। ब्रिटेन के बारे में विशेष जानकारी है हमें, लेकिन और अन्य राष्ट्रों से हम केवल नाम से परिचित हैं, उसकी विशेषताओं की भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? सभी संविधानों की जननी है कि ब्रिटेन से ही संविधानों का प्रारूप हर राष्ट्र का अलग अलग रहा है। किस रूप में? क्योंकि हर राष्ट्र अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, भौगोलिक स्थिति और वहाँ का रहन सहन, खान पान, ये सब बातें, जलवायु, ये सारी की सारी बातें संविधान पर मुख्य रूप से प्रभाव डालती है और उस प्रभाव के कारण ही संविधान में भी काफी कुछ अलग अलग नजर आता है। तो ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी पहली विशेषता जो रही कि ये संविधान जो है, ब्रिटेन का संविधान, वो कैसा है? अनुभव पर आधारित संविधान है। कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है कि वो पूर्ण रूप से अनुभव पर आधारित है। और अनुभव जो हमको अपनी जिंदगी में मिलता है, तो ब्रिटेन के जो निवासी हैं उन लोगों को जो जो अनुभव मिले अपने देश से या अन्य राष्ट्रों से, जो उन्होंने अनुभव किया, उसे ही अपने संविधान में उन्होंने स्थान दिया है। तो क्या विशेषता रही है इसकी, और हमारे राजनेता या जो राजनीतिक लेखक हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ब्रिटेन की संविधान की विशेषताओं को पढ़ने से पूर्व ही हमें मुनरो की एक विशिष्ट कोटेशन के बारे में पढ़ना है, और ये कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है तथा ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों का चाहे कोई भी नाम हो, उसका उद्गम स्रोत एक ही है। अर्थात ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता है कि वह संविधानों का जनक है, और ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि वह संविधानों की जननी है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। यह विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक वह एकमात्र अलिखित संविधान है। तो ब्रिटिश का संविधान जो कैसा है? सबसे प्राचीनतम संविधान है, प्रथम लोकतांत्रिक संविधान है और विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। तो इसकी पहली विशेषता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुभव पर आधारित, उसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संविधान जनता के अनुभवों, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया गया है। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु है। यहाँ का आचरण, रीति रिवाज, प्रथाएं प्राचीन काल में अलग प्रकार से हैं और वर्तमान काल में अलग तरह से कार्य कर रही हैं। अर्थात ब्रिटेन का संविधान बुद्धिमत्ता और संयोग का शिशु है। ये मुनरो ने कहा है अपनी कोटेशन के माध्यम से कि बुद्धिमत्ता यानी ब्रिटेन के लोगों ने जो बुद्धि से अनुभव किया, और संयोग जो वहाँ के संयोग बने, उन दोनों से मिलकर जो भी अनुभव उन लोगों ने ज्ञात किए, उसे ही अपने संविधान में स्थान दे दिया। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान प्राचीनतम संविधान है, प्रथम लोकतांत्रिक संविधान है, और तीसरी बात विश्व का पहला और अंतिम अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान होने के कारण
वहाँ पे जो जो नई नई बातें आती है, जो जो अनुभव किया जाता है, पहले अलग था और अब जैसे ही परिस्थितियां बदली अब उसका प्रारूप अलग हो चुका है। तो वही उसकी विशेषता है कि अनुभव पर आधारित संविधान। दूसरी विशेषता है परिवर्तन और प्रवाह का सम्मिलित रूप। परिवर्तन का अर्थ होता है कि जब जब आवश्यकता महसूस की जाती है परिवर्तन के लिए कि परिवर्तन होना निश्चित है, तभी वहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। और प्रवाह का अर्थ होता है धारा, प्रवाह, कि जिस रूप में नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है और एक धारा प्रवाह के रूप में चलती है। नदी को किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है और जो भी बाधाएं उसके बीच में आती है उन बाधाओं को वो लांघ जाती है, या तो अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है या फिर उनको लांघ जाती है। वो ही होता है प्रवाह। तो ब्रिटेन के संविधान में इस परिवर्तन ने और इस प्रवाह ने दोनों ने अपना सम्मिलित रूप प्रदर्शित किया है। किस रूप में किया है, पढ़ते हैं कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है कि उसमें अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं, किंतु इसका प्रवाह निरंतर रूप से चलता ही चला जा रहा है। ब्रिटिश संविधान में कभी आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसमें परिवर्तन धीरे धीरे व निरंतर होते चले गए हैं। कि परिवर्तन प्रकृति का नियम अवश्य है, लेकिन कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और ये निरंतर जब चलते जाते हैं तो वो प्रवाह का काम करते हैं। यदि हम इसकी अगली विशेषता की तरफ ध्यान दें तो ब्रिटेन का संविधान उदार एवं सहनशीलता का परिचायक रहा है। इसका अर्थ होता है उदारता, यानी ब्रिटेन के समाज में एक उदारता है जिसे हम एक शब्द से नहीं कई सारे शब्दों के समावेश को हम उदार कहते हैं। दया, परोपकार, सहयोग, शांति, बहुत सारे ऐसे ही शब्दों से मिलकर बना होता है उदार शब्द। तो ब्रिटेन के संविधान में बहुत अधिक उदारता नजर आती है और बहुत अधिक सहनशीलता भी नजर आती है। सहनशीलता का अर्थ ये होता है कि इसने बहुत सारी चीजें जो अभी परिवर्तन हो चुका है लेकिन अपनाई हुई है, वो इसकी सहनशीलता है। तो ब्रिटेन के संविधान में जो कुछ बातें परस्पर विरोधी हैं, तो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के निरंतर संघर्ष के बावजूद भी ब्रिटेन का संविधान उदार एवं सहनशीलता का परिचायक है। जहां शासन व्यवस्था की ओर आधुनिक बातों पर सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक नेताओं पर परस्पर मतैक्य नहीं हो पाता है, फिर भी यहाँ सभी के विचारों को शांतिपूर्वक व ध्यान से सुना जाता है। वाद विवाद के बाद उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त बातों को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में भाषण एवं लेखन की पूर्ण स्वतंत्रता होने के कारण विभिन्न देशों से भागे हुए विचारकों व राजनीतिज्ञों की यह सदैव से ही शरण स्थली रहा है। तो ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन उदार एवं सहनशीलता का परिचायक है। इसका अर्थ ये होता है कि ब्रिटेन ने हमेशा से ही जो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं, उस चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो राजनीतिक अभिजन हो, चाहे से वे राजनेता हो या राजनेता हो, सबके विचारों में भिन्नता होती है। तो ब्रिटेन के संविधान ने इन चारों विभिन्न विचारधाराओं को एक स्थान पर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है कि ब्रिटेन का संविधान सहनशीलता का भी परिचायक है। इसका अर्थ ये है कि विभिन्न विचारक जितने भी हुए हैं, सिर्फ ब्रिटेन के ही नहीं, अन्य राष्ट्रों के भी जो विचारक हुए हैं, जिन्होंने अपने विचार बेबाक रूप में दिए हैं, उन विचारकों को उनके राष्ट्र से निकाल दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन उनकी शरण स्थली रहा है, क्योंकि
ब्रिटेन ने सदैव ही नए विचारों का स्वागत किया है और नए और पुराने दोनों विचारों को सामंजस्य बिठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का वो परिचायक बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उदार यानी कि नए विचारों का आगमन उसे स्वीकार है। और सहनशीलता की कुछ बातें ऐसी भी होती है जो सहनशीलता की परे होती हैं, लेकिन उसे भी ब्रिटेन के संविधान ने अपने संविधान में स्थान दिया है और इसीलिए वो उदार और सहनशीलता का परिचायक बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम उसकी चौथी विशेषता की, जिसका नाम है शक्ति विभाजन। यद्यपि ब्रिटिश संविधान सीमित रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, किंतु संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण व्यवस्थापिका व कार्यपालिका पूर्ण रूप से संबंधित हैं, केवल न्यायपालिका ही स्वतंत्र है। इसलिए कहा गया है कि ब्रिटिश संविधान में शक्तियों का विभाजन सीमित रूप में होता है। तो शक्ति विभाजन का अर्थ क्या है कि हमने पढ़ा है भारतीय राज्य व्यवस्था में भी कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसके माध्यम से? सूचियों के माध्यम से। वो कौन कौन सी सूचियां हैं? वो सूचियां हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों में। लेकिन जब हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो आपको याद दिला दूं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था ही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि सरकार की जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में ही न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होती है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और सर्वोच्च पदाधिकारी जो संवैधानिक सर्वोच्चता हासिल किए हुआ पदाधिकारी होता है वो नाम मात्र का होता है। ये हमने पढ़ा है जब भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं आई थी। तो वही शासन व्यवस्था ब्रिटेन में भी अपनाई गई है, इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है और न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ये इस तरह से जब हम कार्य करते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप, तो कहीं ना कहीं एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से भिन्न होता है और इसी भिन्नता के कारण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद नजर आता है। यदि हम पांचवी विशेषता की बात करते हैं तो वो है अलिखित संविधान। कि जैसा हमें ज्ञात है कि विश्व के अन्य राष्ट्र कैसे संविधान को अपनाते हैं, लिखित संविधान को, तो भारत लिखित संविधान का एक विशिष्ट संविधान के रूप में उसने परिचय दिया है और सबसे लंबा और विस्तृत संविधान भारत का ही संविधान है जो लिखित रूप में है। लेकिन इसका उल्टी परिभाषा है अलिखित संविधान के रूप में ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में कोई भी संविधान लिखा नहीं गया है, वो अनुभव पर आधारित है, वो परिवर्तन पर आधारित है, वो प्रवाह में सम्मिलित हो जाता है, वो उदार है, वो सहनशील है और शक्ति विभाजन भी कभी कभी नाम मात्र का नजर आता है और कभी कभी स्पष्टता भिन्नता भी नजर आती है। तो इतनी सारी विशेषताएं उसके अलिखित संविधान की वजह से ही है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ है नहीं, और जब लिखा हुआ है नहीं तो उसमें कोई सी भी चीज कहीं से भी अपनाई जा सकती है।
ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग लिपिबद्ध न होकर परंपराओं पर आधारित है। कुछ प्रावधान लिखित रूप में है, अवश्य विद्यमान है, किंतु उसका अधिकांश भाग रीति रिवाजों, प्रथाओं और संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित है। इसका अर्थ ये होता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो किस पर आधारित है? परंपराओं, रीति रिवाजों और अन्य प्रकार की ऐसी बातें जो अनुभव पे आधारित हों, उनके साथ अपनाया गया है। इसलिए ये पूर्ण रूप से अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान में की वजह से यहाँ पर कोई भी मुख्य बातें ही इसमें लिपिबद्ध है। बाकी सारी की सारी जो इसकी विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं लिपिबद्ध न होने के कारण परंपराओं, रीति रिवाज और संवैधानिक अभिसमय के अनुसार ही चल रही है। तो हम पुनः एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि आज ही हमने इस चीज़ को शुरू किया है। तो ब्रिटेन का संविधान हमारा पेपर फर्स्ट है, कंफ्यूज ना हो कि हम पेपर सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमने पढ़ा है पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं या विश्व के प्रमुख संविधान। उसका प्रथम अध्याय ब्रिटेन का संविधान है, जिसकी विशेषताएं क्या है कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वह पहली विशेषता है अनुभव पर आधारित, दूसरी विशेषता है परिवर्तन और प्रवाह का सम्मिलित रूप, तीसरा है उदार एवं सहनशीलता का परिचायक, चौथा शक्ति विभाजन और पांचवी विशेषता अलिखित संविधान। तो हम धीरे धीरे ही अपने इस पेपर को भी कंप्लीट करेंगे। जिस प्रकार से आपने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह पेपर सेकंड के नोट्स भी उतारे, वीडियोस भी देखी, तो इसी प्रकार से फिर से उन्हीं अच्छे स्टूडेंट्स की तरह से आप इस पेपर को भी पूरी लगन से पढ़ेंगे। उम्मीद है ये पेपर और भी इजी है, और भी इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि हम भारत का संविधान पहले पढ़ चुके हैं। अब जब भी कभी हम इसकी अन्य संविधानों के बारे में पढ़ेंगे तो हम तुलना करके भारत के संविधान से इसकी और भी आसानी से याद कर सकते हैं।